हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज़ श्रुति एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। डिस्कस करेंगे एडमंड स्पेंसर हु वाज बोर्न इन 1552 एंड डाइड इन 1599। तो आज डिस्कस करेंगे हम एडमंड स्पेंसर के बारे में, जो कि एक एलिजाबेथन एज के पोएट हैं और ही इज़ नोन एज द रिप्रेजेंटेटिव पोएट ऑफ दिस एज ऑल्सो। तो ये इस हिसाब से बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। तो आज इनके बारे में एकदम डिटेल में डिस्कस करेंगे। कोशिश करेंगे कि कोई भी टॉपिक इनसे रिलेटेड, कोई भी ऐसा टॉपिक एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट हो वो छूटे नहीं। तो इसमें हम डिस्कस करने वाले हैं आज इंट्रोडक्शन डिस्कस करेंगे और उसके बाद डिस्कस करेंगे इनके मेजर वर्क्स, क्या क्या इनकी राइटिंग्स थी, मोस्ट इम्पॉर्टेंट इनके वर्क्स, और लास्ट में प्रैक्टिस सेशन रखेंगे। कुछ क्वेश्चंस होंगे जो अगर आप ध्यान से पूरा वीडियोस देखते हैं तो ही वो आपसे क्वेश्चन बनेंगे। तो वो आपके लिए चेक करने के लिए होगा कि कितना कंसंट्रेशन के साथ आप पढ़ पा रहे हैं या कितनी मेरी चीज़ें आपको समझ में आ रही हैं। सो स्टार्ट करते हैं। तो ये कुछ काम है जो आपको करने हैं। अगर आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगेगा तो आप इसे शेयर करेंगे, लाइक मैं उम्मीद करती हूँ अभी तक आपने कर ही दिया होगा। फॉलो और सब्सक्राइब आप करेंगे अगर आपको ऐसे ही वीडियो इंपॉर्टेंट चाहिए, आगे भी लिटरेचर से रिलेटेड। कमेंट में आप मेरे को सारी चीज़ें बताएंगे, जो कोई भी सजेशन है या कोई क्वेश्चंस है, कुछ डाउट्स हैं तो वो आप मेरे से कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। मैं ट्राई करूँगी सारे आंसर्स देने के। और सब्सक्राइब करेंगे तो आप बेल आइकन तो ज़रूर ही प्रेस करेंगे, तभी आपको मेरे लेटेस्ट वीडियो के अपलोड्स मिलेंगे, वरना कोई मतलब नहीं होगा सब्सक्राइब करने का, क्योंकि आपको नोटिफिकेशन ही नहीं आएगा। तो स्टार्ट करते हैं। ही वॉज द ग्रेटेस्ट नॉन ड्रामेटिक पोएट थे, ये चीज़ को ध्यान में रखना है। ही वॉज द ग्रेटेस्ट नॉन ड्रामेटिक पोएट एंड वॉज बॉर्न इन लंदन इन 1552। नॉन ड्रामेटिक पोएट थे, लंदन में 1552 में ही इनका जन्म हुआ था। ही वॉज एजुकेटेड एट मर्चेंट टेलर्स स्कूल में इनकी एजुकेशन हुई है, जो कहाँ है, कैम्ब्रिज में है, जहाँ उन्होंने इटालियन और क्लासिकल लिटरेचर पढ़ा है। और ड्यूरिंग द टाइम ऑफ रिफॉर्मेशन ही केम अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ प्रोटेस्टेंट स्पिरिट। अच्छा, अब अगर आपको ये नहीं पता होगा कि ये रिफॉर्मेशन है क्या, अगर आपको रिफॉर्मेशन ही नहीं पता होगी तो प्रोटेस्टेंट तो आपको बिल्कुल समझ में नहीं आएगा कि प्रोटेस्टेंट क्या है और प्रोटेस्टेंट स्पिरिट क्या है। तो रिफॉर्मेशन का एक अलग से डिटेल सेपरेट वीडियो ऑलरेडी चैनल में अपलोडेड है, बट अभी के लिए रिफॉर्मेशन एक रिलीजियस मूवमेंट था, ऑब्वियसली एलिजाबेथन एज में ही था। तो ये एक रिलीजियस मूवमेंट था, कैथोलिक चर्च में कुछ प्रैक्टिसेस थी, कुछ थीसिस थी, उनके अगेंस्ट ये मूवमेंट था। तो जो इनके फेवर में थे वो कैथोलिक कहलाते थे, और जो इनके अगेंस्ट थे, जो चाहते थे कि कुछ रिफॉर्मेशन, जो कहते थे कि ज़रूरत है, वो कहलाते थे आपके प्रोटेस्टेंट्स। ठीक है, ओके, नेक्स्ट हम पढ़ते हैं। ही कंप्लीटेड हिज मास्टर्स डिग्री इन 1576 में इन्होंने अपनी मास्टर डिग्री कंप्लीट की एंड वेंट टू लंदन इन 1578 इन द अटेंडेंस ऑफ अर्ल ऑफ लेस्टर। तो 1576 में इनकी मास्टर डिग्री कंप्लीट हुई और 1578 में ये लंदन चले गए थे। मीन्स लंदन ये वापस चले गए थे, क्योंकि बिकॉज जैसा हम पढ़ चुके हैं, बॉर्न तो इनका वहीं का है, बट कैम्ब्रिज में ये स्टडी के लिए आए थे। देयर ही फॉर्म्ड इंटीमेट फ्रेंडशिप विद सर फिलिप सिडनी। ये सर फिलिप सिडनी का बहुत इंपॉर्टेंट रोल रहा है इनकी लाइफ में। थ्रू आउट हिज लाइफ ही वॉज वेरी मच इंस्पायर्ड विद सर फिलिप सिडनी। तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल रहा है सर फिलिप सिडनी का इनकी लाइफ में। एंड आई थिंक इनकी डेथ पे, सर फिलिप सिडनी की डेथ पे इन्होंने एक अपना कोई एक वर्क भी लिखा है, स्ट्रॉफेल आई गेस, अभी मेरे को अच्छे से याद नहीं आ रहा, बट एक वर्क है, वो आगे हम डिस्कस करेंगे। बट ये है कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहे हैं इनकी लाइफ में सर फिलिप सिडनी। हिज फर्स्ट वर्क द शेपर्ड्स कैलेंडर, ये याद करने वाली चीज़ है। शेपर्ड्स कैलेंडर जो कि अपेयर हुआ था 1579 में, इज़ कंसीडर्ड एज हिज फर्स्ट वर्क। ठीक है, नोट्स की कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं है, क्योंकि जो भी सारी चीज़ें डिस्कस हो रही हैं, ये सारे नोट्स PDF अवेलेबल होंगे मेरे इंस्टाग्राम पेज पे, दैट इज़ लिटरेचर हॉलिक्स।
लेट्स लर्न लिटरेचर पहले नाम था, तो वो अभी टंग में वही है, धीरे धीरे सही हो जाएगा। तो लिटरेचर हॉलिक्स अगर आप सर्च करेंगे डायरेक्ट तो वैसे भी वहाँ पे मिलेगा, अदरवाइज मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। तो नोट्स की कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, वीडियो पॉज करके नोट्स लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है। अभी आप सिर्फ यहाँ देखिए, समझिए, बाकी नोट्स सारे PDF इंस्टाग्राम पे और टेलीग्राम दोनों पे अवेलेबल हैं, तो वो दोनों का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक होगा, तो आप वहाँ से आराम से नोट्स ले सकते हैं। नेक्स्ट, द क्लोज ऑफ हिज लाइफ वॉज सोरोफुल। इनकी लाइफ का जो क्लोज था, एंड था, सोरोफुल था। और अभी तक जितने भी पोइट्स हमने पढ़े हैं ऑलमोस्ट सबका सोरोफुल ही रहा है, एक दो एक्सेप्शन हर जगह रहते हैं, तो यहाँ भी है, बिकॉज उस टाइम पोएट्री या राइटिंग इतना कोई फेमस था नहीं, इतना स्कोप था नहीं, तो इसलिए एंड तो सोरोफुल रहा ही है ऑलमोस्ट सबका। ही फाउंड रिलीफ ओनली इन राइटिंग हिज मैग्नम ऑपस फेरी क्वीन। नाउ दिस इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट वर्क ऑफ हिज लाइफ, फेरी क्वीन। और शेपर्ड्स कैलेंडर के बाद अगर कोई सबसे फेमस, शेपर्ड्स कैलेंडर तो उनका फर्स्ट वर्क था, फेमस था, बट फेरी क्वीन से ज़्यादा उन्हें सक्सेस किसी भी वर्क में उतनी नहीं मिली जितनी फेरी क्वीन में मिली है। फेरी क्वीन आगे हम डिस्कस करेंगे। हालांकि फेरी क्वीन इतना बड़ा है उसका टॉपिक समझने के लिए, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहा है वर्क इनके लाइफ में भी और एज अ लिटरेचर स्टूडेंट हमारे लिए भी। तो फेरी क्वीन का एक अलग वीडियो पूरा होगा, क्योंकि यहाँ पे अगर मैं डिस्कस करने बैठ जाऊँ फेरी क्वीन तो इतना वीडियो बहुत ज़्यादा लेंदी हो जाएगा, जो हम चाहते नहीं हैं। तो फेरी क्वीन का नेक्स्ट वीडियो मोस्ट प्रोबेबली और श्योरली फेरी क्वीन पे ही होगा। तो उसके लिए अगर आपने मेरे को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो डू सब्सक्राइब मी, जिससे आपको आगे नोटिफिकेशन मिले और आप फेरी क्वीन के बारे में जान सकें। इन अक्टूबर 1598, ये बहुत इंपॉर्टेंट डेट है क्योंकि 1598 को रिबेलियन थॉमस रिबेलियन ने इन्हें आयरलैंड से निकाल दिया था और ये वापस लंदन में आ गए थे, जहाँ ये किंग स्ट्रीट पे रहते थे। ही डाइड in January 1599 and was buried close to his master in Westminster Abbey। वेस्टमिंस्टर अबे मीन्स अगर किसी को गैस करना हो, तुक्का लगाना हो एग्जाम में और डेथ कहाँ बरीड हुए हैं, अगर ये नहीं आते तो दिस विल बी द बेस्ट ऑप्शन, क्योंकि 90% तो यहीं बरीड हुए हैं। और इनकी डेथ हुई है 16 जनवरी 1599 में। ठीक है, नेक्स्ट अब हम चलते हैं स्पेंसर के वर्क पे, क्योंकि एक राइटर तब तक उसका स्टडी कंप्लीट नहीं हो सकती जब तक हम उसके वर्क ना पढ़ें। तो स्पेंसर वॉज अ टिपिकल रिप्रेजेंटेटिव ऑफ हिज एज। जैसा मैंने पहले ही कहा, वो एक रिप्रेजेंटेटिव एज थे, पोएट था अपनी एज के। अब बहुत से लोगों को ये रिप्रेजेंटेटिव में थोड़ा सा डिफरेंस हो जाता है, क्योंकि क्या है कि लगभग सारी जो एज है उसमें जो रिप्रेजेंटेटिव पोएट रहे हैं वही बेस्ट पोएट भी रहे हैं, उन्हीं की वजह से बेस्ट वो एज को जाना जाता है। तो वो थोड़ा सा कन्फ्यूज़न हो जाता है, क्योंकि यहाँ शेक्सपियर की वजह से, शेक्सपियर के नाम से एलिजाबेथन एज जानी जाती है, बट रिप्रेजेंटेटिव पोएट शेक्सपियर नहीं है। अब होता क्या है डिफरेंट, शेक्सपियर क्या है, शेक्सपियर नो डाउट उनकी वजह से एज जानी जाती है, उन्होंने बहुत बहुत अच्छे वर्क दिए हैं, बट रिप्रेजेंटेटिव मत का नाम ही सजेस्ट कर रहा है ना, रिप्रेजेंटेटिव थोड़ा सा अगर आप कॉमन सेंस भी यूज़ करो तो रिप्रेजेंटेटिव मीन्स जो रिप्रेजेंट करे, और रिप्रेजेंट वो करेगा जो अपनी सराउंडिंग्स को लिखेगा। शेक्सपियर ने अपनी सराउंडिंग नहीं लिखी, शेक्सपियर ने सिर्फ एक अच्छा एस्पेक्ट अपनी एज का लेके चले हैं। शेक्सपियर जो बैड एस्पेक्ट है, जो डार्क एस्पेक्ट है, उसके बारे में उन्होंने कुछ नहीं बताया, बट इन्होंने सब कुछ बताया। तो ही वॉज द टिपिकल रिप्रेजेंटेटिव ऑफ हिज एज। अब कन्फ्यूज़न नहीं होनी चाहिए कि शेक्सपियर और स्पेंसर, राइट। हिज पोएट्री कंबाइंस द बेस्ट ऑफ बोथ रेनेसा एंड रिफॉर्मेशन। रेनेसा और रिफॉर्मेशन दोनों बहुत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं, और दोनों के सेपरेट वीडियो ऑलरेडी चैनल पे अपलोडेड हैं, तो उनके भी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएंगे। यहाँ मैं अलग से सारी चीज़ें दोबारा नहीं बता सकती। ही इज़ राइटली कॉल्ड द पोएट्स पोएट। अब पोएट्स पोएट इन्हें क्यों कहते हैं, बिकॉज ऑल द पोएट ऑफ इज एज एंड प्रिविलेज्ड आर इंडेप्टेड टू हिम। इंडेप्टेड टू हिम मीन्स जो इन्होंने लिख दिया, जो चीज़ें, जो सारी बातें इन्होंने जो बता दी, उसके बाद ही आगे, इसके बाद जो आगे प्रोसीडिंग सक्सेडिंग जो थे राइटर्स थे, उन्होंने उसी को यूज़ करके आगे अपने वर्क लिखे हैं। तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं उस रिस्पेक्ट से भी। नाउ रिकेट रिमार्क्स, स्पेंसर इज एट वंस द चाइल्ड ऑफ रेनेसा एंड रिफॉर्मेशन। ऑन वन
स्पेंसर जो हैं चाइल्ड ऑफ रेनेसा एंड रिफॉर्मेशन दोनों हैं, क्योंकि इनके वर्क में हमें रेनेसा और रिफॉर्मेशन दोनों का जो क्या कह सकते हैं एसेंस वो हमें देखने के लिए मिलता है, क्योंकि दोनों ही एलिजाबेथन एज के ही मोमेंट हैं, और क्योंकि ये रिप्रेजेंटेटिव पोएट हैं इन कहा ही इसलिए जाता है, मीन्स इन्होंने रिप्रेजेंट की होगी चीज़ें, तो जो सारी चीज़ें हुई होंगी वो सब रिप्रेजेंट हुई होंगी, और रेनेसा और रिफॉर्मेशन दोनों हुए हैं तो मीन्स दोनों रिप्रेजेंट हुए हैं। ऑन वन साइड वी में से, ये स्पेलिंग गलत हो गई है, से की नहीं हो गया, बट सॉरी से नहीं में, वन साइड वे में रिगार्ड हिम विथ मिल्टन एज द सेज ऑफ सुपर स्पेंसर, ऑन द अदर हैंड ही इज ह्यूमनिस्ट अलाइव टू द फिंगर टिप्स विद द सेंसुअस ब्यूटी ऑफ सदर्न रोमांस। अब इसका कोई मतलब तो हो नहीं मतलब इसका कोई अलग से मतलब नहीं है, क्योंकि अब रिकेट ने कह दिया उन्हें जो कहना था, अब हम अलग से मतलब निकाल के क्या कर लेंगे, रिकेट का मतलब निकल गया। खैर, तो ये रहा शेपर्ड्स कैलेंडर। शेपर्ड्स कैलेंडर जैसा हम पहले शेपर्ड्स कैलेंडर डिस्कस कर चुके हैं, फर्स्ट वर्क रहा है इनका। तो इट वॉज पब्लिश्ड इन 1579। तो अब फर्स्ट वर्क है मीन्स 1579 में अगर फर्स्ट वर्क आया है सिंपली मीन्स कि इसके पहले कोई उनका वर्क आया नहीं। तो अगर एग्जाम में कोई भी टॉपिक आता भी है, कोई क्वेश्चन को, एक एलिमिनेशन का मेथड होता है कि टॉपिक्स अगर हमें आंसर नहीं भी पता है तो हम ऑप्शंस कुछ एलिमिनेट भी कर सकते हैं। तो अगर ऐसा कोई क्वेश्चन आता है कि दिस वर्क ऑफ स्पेंसर वॉज पब्लिश्ड इन, और कोई ऑप्शन अगर 1579 के पहले, तो वो तो हम वहाँ पे डायरेक्टली एलिमिनेट कर सकते हैं, क्योंकि फर्स्ट वर्क अगर इसमें है मीन्स इसके पहले कोई वर्क हुआ ही नहीं है। ठीक है। इट इज़ मॉडल्ड ऑन द आर्टिफिशियल पेस्टोरल पे उसका मॉडल था, पॉपुलराइज्ड बाय रेनेसा। रेनेसा के टाइम पे रहा है, तो रेनेसा से पॉपुलर हुआ है। और इसका जो मेन जो इंस्पिरेशन थी वो थी थियोक्रेटस और वर्जिल की बुकॉलिका। बुकॉलिका बहुत 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 ज़्यादा इंपॉर्टेंट वर्क है, बट अभी हम उसके बारे में भाई यहाँ बात नहीं करेंगे, यहाँ हम स्पेंसर की बात कर रहे हैं तो हम उनका ही देखते हैं। ही टुक द सेम लिबर्टी विथ पेस्टोरल एज फ्रॉम द वर्जिल डिड। जैसा पेस्टोरल थिंकिंग जो वर्जिल की थी सेम वही इनकी भी रही है, स्पेंसर की भी। ही मेड इट व्हीकल। अब किसे व्हीकल बनाया उन्होंने? टू सटायर एंड एलिगरी। सटायर का तो मीन्स हम जानते हैं, सटायर इस एम से लिखा ही जाता है कि हमें कुछ रिफॉर्म करना है, तो इस तरीके से हम उसे सटायर में मीन्स ये है कि हमें रिफॉर्म चाहिए उस चीज़ पे, इसलिए हम वो लिखते हैं। एलिगरी का मीन्स भी है कि रिटन फॉर्म में जो हिडन थिंग्स हैं वो निकालने, तो वो उसको कैसे बाहर आए, तो इन्होंने ये जो पेस्टोरल थिंकिंग थी उसे व्हीकल बनाया। तो सटायर एंड एलिगरी फॉर कम्युनिकेटिंग सोशल एंड पॉलिटिकल कंडीशन। जो सोशल और पॉलिटिकल कंडीशन उस एज की थी उसे बाहर लाने के लिए उन्होंने पेस्टोरल थिंकिंग को अपना व्हीकल बनाया था। ठीक है। इन इट ही शोज अनफॉर्चुनेट लव फॉर सर्टेन रोजालिंड। इसमें इन्होंने किसी सर्टेन रोजालिंड के लिए अपने लव के बारे में डिस्क्राइब किया है। जाहिर सी बात है अनफॉर्चुनेट है तो पूरा नहीं हुआ होगा, हमारी अधूरी कहानी वाला सीन है, बट खैर जोक्स अपार्ट, सबकी लाइफ है। It for the first time bring English poetry the richness, the warm poetic quality, patriotic quality and the sense of amplitude. First time इन्होंने English poetry को दिया richness, patriotic qualities and the sense of amplitude. Next. अब हम पढ़ेंगे miscellaneous poem. Miscellaneous means कोई particular नहीं, तो in 1591 में he collected his smaller poems and most of them टू बी अर्ली वर्क। उसमें से ज़्यादातर जो थे वो अर्ली वर्क मीन्स हो सकता है उन्होंने अपनी लाइफ के शुरुआत में उन्हें लिखा है, बट ड्यू टू सम रीजंस और एनी रीज़न उन्हें पब्लिश नहीं किया था। एमंग देम मदर हबोर्ड, ये याद करना होगा। मदर हबोर्ड इज़ अ रिमार्केबल सटायर। मदर हबोर्ड इज़ अ रिमार्केबल सटायर एंड समवॉट रिटन इन द मैनर ऑफ चौसर। जो चौसर सटायर लिखा करते थे ये कुछ उस मैनर में ही इनकी मदर हबोर्ड रही है। So other poems worth mentioning are Ruins of Time, Tears of Muse, The Fate of Butterfly। ये कुछ अदर बहुत इंपॉर्टेंट पोएम रही हैं, कुछ इंपॉर्टेंट पोएम रही, कुछ ऐसी पोएम है जिनका कोई फेम नहीं रहा है इसमें, बट ये कुछ इंपॉर्टेंट पोएम रही है जो याद होनी चाहिए ये वर्क्स। एंड दिस कलेक्शन वॉज इंटाइटल्ड एज कंप्लेंट्स। इनका जो नाम था, जो पूरी कलेक्शन का नाम वो कंप्लेंट्स था। In 1595 appeared his most autobiographical poem।
ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ऑटोबायोग्राफिकल इनकी पोएम कौन सी, कॉलिंग क्लाउड्स कम होम अगेन। तो कॉलिंग क्लाउड्स कम होम अगेन मीन्स कॉलिंग क्लाउड, तो स्वाभाविक सी बात है कॉलिंग क्लाउड्स वो खुद होंगे, तभी ये ऑटोबायोग्राफिकल पोएम है। तो ये अगर क्वेश्चन आता है तो ये उनकी जो है वो बेस्ट, कॉलिंग क्लाउड कम होम उनकी बेस्ट ऑटोबायोग्राफिकल पोएम है। कॉलिन क्लाउथ, ये एज जैसा मैंने कहा, कॉलिन क्लाउथ स्पेंसर इज अ शेपर्ड हु विजिटेड बाय अनदर शेपर्ड ऑन द ओशन, सर वॉल्टर ले। तो जो स्पेंसर हैं, कॉलिन क्लाउथ जो हैं, वो खुद एक शेपर्ड हैं और जो उन्हें एक अदर शेपर्ड से ओशन में जिनकी मुलाकात हुई है जो है सर वॉल्टर रे। इन 1595 he published Amoroti, a collection of 88 Amoroti, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट इनका वर्क रहा है 1595 में, जो कि एक कलेक्शन है 88 पेट्रार्चन सोनेट का। अब सोनेट दो टाइप की होती हैं, एलिजाबेथन सोनेट, सॉरी शेक्सपियरन सोनेट और इंग्लिश सोनेट, और पेट्रार्चन सोनेट या इटालियन सोनेट। तो ये दोनों सोनेट, तो पेट्रार्चन सोनेट थी, 88 पेट्रार्चन सोनेट्स का इन्होंने एक वो कलेक्शन जिसका नाम एम्ब्रॉयडरी था वो पब्लिश किया था 1595 में। एंड डिस्क्राइब हिज लव फॉर एलिजाबेथ बॉयल, एलिजाबेथ बॉयल के लिए सारी सोनेट्स थी। सोनेट्स वैसे भी लव पोएम्स होती हैं, तो जिनसे इनकी शादी 1 साल पहले हुई थी, 1 साल पहले हुई है इसीलिए 1 साल बाद लव की पोएम्स आप लिख रहे हैं, 4-6 साल बाद होती तो शायद ना होती। खैर जोक्स अपार्ट, नेक्स्ट इनका वर्क है जो है वो है एपिथैलेमियन, जो कि पब्लिश किया था इन्होंने 1595 इनके लिए बहुत ज़्यादा प्रोडक्टिव वर्क ईयर रहा है, क्योंकि 1595 में इन्होंने बहुत से वर्क दिए हैं। थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। तो जो एपिथैलेमियन है, इट एग्जिबिट्स हैप्पीली द सेंसुअस स्वीटनेस एंड रैप्चर ऑफ लव। बस वही 1 साल बाद का हाल है, 1 साल बाद है तो सारा लव है, अच्छा है। इट इज़ मैग्निफिशेंट ओड। अब ओड क्या है, ओड ऐसी पोएम है जिसमें हम किसी को रिप्रेजेंट करते हैं, तो वो हमारे पास होते नहीं है सामने, बट ऐसा रिप्रेजेंट किया जा रहा है कि हम उनसे बात कर रहे हैं और वो हमारी बात सुन भी रहे हैं और रिप्लाई भी कर रहे हैं। तो वो ओड है, अपने बिलवेड के लिए लिखा है उन्होंने। नेक्स्ट उनका जो इम्पोर्टेंट वर्क है वो है प्रोथैलेमिन, जैसा नाम रिप्रेजेंट करता है सेम चीज़ें होंगी जो एपिथैलेमिन में थी, वही का पार्ट 2 भी हम कह सकते हैं, और 1596 में ये सारी चीज़ें ये आई है। सो इट इज़ अनदर मैरिज, आई मीन वही 2 साल बाद वही मतलब सेम चीज़ें हैं जो एपिथैलेमिन में थी, इसको हम पार्ट 2 कंसीडर कर सकते हैं। इट इज़ ऑल्सो एन आइडिया, ये आई गेस दूसरी स्लाइड का है। द सेम ईयर ही ऑल्सो रोट एस्ट्रोफेल, एस्ट्रोफेल भी इन्होंने सेम ईयर, ये मैंने कहा था ना उनकी डेथ पे सर फिलिप सिडनी की उन्होंने लिखा था, तो सर फिलिप सिडनी की डेथ में ये आर्केडियन वो है एलिजी इन्होंने लिखी है जिसका नाम है एस्ट्रोफेल। ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पूछा जाता है किसकी डेथ पे लिखी गई है। सो सर फिलिप सिडनी की डेथ पे, और डेथ पे तो एलिजी ही लिखी जाती है। एलिजी का मीन्स ही होता है मॉर्निंग, मीन्स दुख जो हम व्यक्त करते हैं किसी की डेथ पे, मोस्टली डेथ पे जो होता है वो एलिजी होती है। ही रोड द व्यू ऑफ आयरलैंड सेम ईयर, इन सेम ईयर मीन्स 1596 में ही इन्होंने द व्यू ऑफ आयरलैंड भी लिखा। नेक्स्ट इनका जो वर्क है दैट इज़ 4 हाइमेंस, वो भी पब्लिश हुआ है 1596 में। इसको थोड़ा सा पढ़ लेते हैं डिटेल में कि ये क्या है। प्लेटोज इन्फ्लुएंस, प्लेटो से बहुत ज़्यादा स्वाभाविक बात है, इटालियन इन लिटरेचर इन्होंने पढ़ा ही है, तो इटालियन लिटरेचर आपने पढ़ा और आप इटली से प्रभावित ना हो तो हो ही नहीं सकता। और वैसे भी इस टाइम पे ही एलिजाबेथन एज में रेनेसा आया था। रेनेसा वीनो की स्टार्ट कहाँ से हुआ था, इटली से ही रेनेसा स्टार्ट हुआ था। तो इस टाइम पे एलिजाबेथन एज के ऑलमोस्ट जितने भी राइटर्स रहे हैं सब पे कभी ना कभी तो इटालियन इन्फ्लुएंस रहा ही है। तो प्लेटो से ये भी बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस थे जो इस पोएम में, इनके इस वर्क में, सॉरी पोएम नहीं वर्क में बहुत क्लियरली विजिबल है। प्लेटोनिक यूनिफिकेशन इज प्लेटोनिक इन्फ्लुएंस इज फाउंड इन द आइडेंटिफिकेशन ऑफ गॉड। गॉड के आइडेंटिफिकेशन में जो इन्होंने जो चीज़ें गॉड के आइडेंटिफिकेशन के बारे में इन्होंने लिखी है वो प्लेटो से इन्फ्लुएंस होकर लिखी है। दीज आइमेन शो स्ट्रॉन्ग सेंस ऑफ कलर एंड माइन्यूट डिटेल इन वर्ड पेंटिंग। ये वर्ड है WORD, इसको आप करेक्ट कर लेंगे।
WORD है, नॉट WERD। वर्ड पेंटिंग ऑफ द बॉडीली चार्म्स ऑफ मेडिन्स, बॉडीली चार्म्स ऑफ मेडिन्स का जो भी ये, हालांकि ये अब जब एज अ पोएट जब हम इन्हें पढ़ेंगे और एज अ चाइल्ड ऑफ रेनेसा और रिफॉर्मेशन जब हम स्पेंसर को पढ़ेंगे तो ये हम देखेंगे कि वर्ड पेंटिंग को कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंस दी है इन्होंने अपने वर्क में। अब इनका जो लास्ट वर्क है वो फेरी क्वीन है। फेरी क्वीन इज कंसीडर्ड टू बी हिज लास्ट वर्क एज वेल एज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट वर्क ऑफ हिज लाइफ। और ये रही वो फेरी क्वीन जिनके बारे में इन्होंने बात की है, शायद यही होंगी। तो ये रही वो फेरी क्वीन और ये इनका लास्ट वर्क है, किसका, स्पेंसर का। और बट ये बहुत इंपॉर्टेंट वर्क है तो इसे हम लास्ट में पढ़ेंगे साथ में, एक साथ अगर वो करूँ तो। मैंने पहले ही कहा वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी, उतनी लंबी अपने को चाहिए नहीं। हाँ, अब हम कुछ क्विक रिवीजन करेंगे ये जानने के लिए कि जो हमने पढ़ा है वो हमें समझ में आया है या नहीं, या कितना समझ में आया है। स्पेंसर बिलोंग टू विच एज, रोमांटिक एज, एलिजाबेथन एज, डार्क एज और मॉडर्न एज। तो बहुत इजी सा आंसर है इसका कि जो स्पेंसर हैं वो बिलोंग करते हैं एलिजाबेथन एज को, इसीलिए इन्हें चाइल्ड ऑफ सुपर रेनेसा भी कहा जाता है, चाइल्ड ऑफ रिफॉर्मेशन एंड रेनेसा। सो अगर एलिजाबेथन नहीं भी पता है तो इतना तो पता है कि रेनेसा और रिफॉर्मेशन दोनों एलिजाबेथन एज में है, तो ये इस एज को बिलोंग करते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, डैश इज कंसिडर्ड एज द फर्स्ट वर्क ऑफ स्पेंसर, फेरी क्वीन, शेफर्ड्स कैलेंडर, एपिथैलेमियन और प्रोथैलेमियन। तो बहुत क्लियरली हमने ये चीज़ मेंशन की थी बिल्कुल कि जो शेफर्ड्स कैलेंडर है वो उनका फर्स्ट वर्क कंसीडर किया जाता है, और जो पब्लिश हुआ था कब पब्लिश हुआ था, ये हुआ था 1579 में। अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है, एमरोटी अपीयर्ड इन विच ईयर। तो एमरोटी अपीयर हुई थी अपनी 1598 में, नहीं 1599 में, नॉट एट ऑल, यस ये अपीयर हुई थी 1595 में। नेक्स्ट, द शेफर्ड इन शेफर्ड्स कैलेंडर इज, शेफर्ड कैलेंडर में शेफर्ड कौन है, स्पेंसर, एलिजाबेथ, बर्ल, नो, फिलिप सिडनी, नो, नन तो हो ही नहीं सकता, नन बहुत रेयर केस है, ना के बराबर 0.01% पॉसिबिलिटी होती है कि नन किसी का आंसर हो। शेफर्ड्स कैलेंडर के शेफर्ड ये खुद हैं। नेक्स्ट, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज कंसीडर्ड एज द बेस्ट वर्क ऑफ स्पेंसर। सो नो डाउट इट मस्ट बी फेरी क्वीन। फेरी क्वीन ही कंसीडर की जाती है द बेस्ट वर्क, बाकी सारे वर्क तो चलिए ठीक है, बट बेस्ट वर्क वही है जिसके बारे में अगला पढ़ेंगे। नेक्स्ट वीडियो डेफिनेटली फेरी क्वीन पे ही आनी है। एंड ये आई गेस लास्ट क्वेश्चन है हमारा आज का। कॉलिन क्लाउड, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट ऑटोबायोग्राफिकल वर्क ऑफ स्पेंसर। कॉलिन क्लाउड, कम होम अगेन, फोर हाइमेंस, प्रोथैलेमियन और नॉन। नन तो जैसे मैंने कहा मोस्ट प्रोबेबली आंसर नहीं होगा, तो यहाँ आंसर है हमारा कॉलिन क्लाउड, कम होम अगेन। सो दैट्स द एंड, थैंक्स फॉर वॉचिंग।